नमस्कार विद्यार्थियों, मैं विनोद सिन्ही नोबल एजुकेशन ग्रुप नोबल डिजिटल क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। कैसे हो सभी? मज़े में हो, मस्त हो, बिंदास हो, हंसते हो, मुस्कुराते हो, खेलते हो, घर पे हो, किसी प्रकार की कोई टेंशन नहीं है। तो टेंशन थोड़ी सी चिंता रखनी है हमें अपनी पढ़ाई की, अपनी स्टडी की, अपने कैरियर की। तो देखिए, हमारा जो सब्जेक्ट है सोशल साइंस, उसमें 3 लेसन हमने पढ़ लिए थे और आज हमारा नया लेसन शुरू हो रहा है। नेक्स्ट 4th चैप्टर, वन्य समाज और उपनिवेशवाद। समझ में आ गई कि वन में किस प्रकार के लोग रहते थे और उपनिवेशवाद यानी अंग्रेजों के शासन के दौरान उन लोगों के साथ में किस प्रकार का व्यवहार किया गया, उनकी जिंदगी में, उनके जीवन में उपनिवेशवादी शासन के दौरान क्या परिवर्तन आए, ये हम पढ़ेंगे कि अंग्रेजों ने उनके साथ में किस प्रकार का व्यवहार किया। ये आज का हमारा टॉपिक है। तो देखिए, मैं सबसे पहले आपसे एक प्रश्न पूछता हूं कि वन हमारे किस काम में आते हैं। यानी कोई एक छोटा सा अपना प्रश्न है ये, साधारण सा, कि वनों का हमारे जीवन में क्या उपयोग है, या फिर वनों से हमें कौन कौन सी चीजें उपलब्ध होती है। अब एक तो ये बोल रहा है कि सर पेड़ों से हमें ऑक्सीजन मिलती है, शाबाश, ये भी अच्छा है। पेड़ों से हमें फल फूल मिलते हैं, लकड़ी मिलती है, रबड़ मिलता है, गोंद मिलता है। पेड़ों के द्वारा जो लकड़ी मिलती है उससे हम फर्नीचर बनाते हैं। पेड़ों के द्वारा, पेड़ पौधों के द्वारा हमें औषधियाँ मिलती है जिनसे दवाइयों का निर्माण किया जाता है। समझ में आ गई? जैसे तुलसी एक पौधा है, एंटीबैक्टीरियल, रोग प्रतिरोधी पौधा है। तो ये क्या है, इससे कई बीमारियों में काम में लिया जाता है। इस प्रकार से वनों का हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा उपयोग है। हम बहुत ज़्यादा तरीके से वनों का, यानी दैनिक जीवन में अगर हम ये कहें कि कोई ये कहे कि मैं तो किसी भी प्रकार से वन्य पदार्थों का या पेड़ पौधों का उपयोग ही नहीं करता हूं, मेरी नज़र में तो शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति हो जो पेड़ पौधों का उपयोग नहीं करता हो। अरे पेड़ पौधों का उपयोग नहीं करेगा तो वो जिंदा कैसे रहेगा, वो जीवित कैसे रहेगा? ऑक्सीजन तो ग्रहण करेगा ही ना, करेगा। हम लोग जो कागज काम में लेते हैं वो किससे बना होता है? पेड़ पौधों की छाल से ही तो बना होता है। पेड़ पौधों की छाल की लुगदी बनाई जाती है और इसी से कागज बनाया जाता है। तो दैनिक जीवन में हम जितनी भी वस्तुएं काम में लेते हैं उनमें किसी न किसी प्रकार का योगदान होता है इन वनों का। अगर अब मैं ये कहूं कि वन अगर पृथ्वी पर से नष्ट हो जाए तो क्या परिणाम होगा? वन अगर पृथ्वी पर से नष्ट हो जाए तो पृथ्वी पर जीवन ही नहीं रहेगा, क्योंकि वन नहीं होंगे तो ऑक्सीजन नहीं होगी, और ऑक्सीजन को क्या कहा जाता है? प्राणवायु कहा जाता है, जो प्रत्येक जीव जंतु के जीवित रहने के लिए आवश्यक होती है। इस प्रकार से वनों का हमारे जीवन में बहुत बड़ा योगदान है। देखिए, हमारा आज का चैप्टर हम शुरू करते हैं। वन्य समाज और उपनिवेशवाद। तो देखिए, अपने स्कूल और घर के चारों तरफ नजर दौड़ाकर उन सभी वस्तुओं को पहचाने जो जंगल की है। जंगल की है का मतलब जो वनों से बनती है, जो पेड़ पौधों से बनती है, पेड़ पौधों से बनती है। अपनी कुर्सी है, मेज है, घर के दरवाजे हैं, दरवाजा, खिड़की है। समझ में आ गई? देखिए, इस किताब का कागज, यानी हम जो किताब या जो कॉपी काम में लेते हैं उसका कागज है, मेज, कुर्सी हैं, दरवाजे हैं, जिनसे
वे जिनसे आपके कपड़े रंगे जाते हैं, यानी वनों से ही, पेड़ पौधों से ही क्या प्राप्त होता है, और रंग प्राप्त होता है। कपास कैसी होती है, सफेद होती है। अगर कपास से वस्त्र बनेंगे तो वो तो सफेद बनेगा। अब हम रंग बिरंगे वस्त्र पहनते हैं, वो रंग कहाँ से मिलता है, वो इन पेड़ पौधों से ही मिलता है। समझ में आ गई। मसाले हैं, मसाले लौंग, काली मिर्च, हाँ बताओ एक दो के नाम। इलायची, इलायची, आपकी लाल मिर्च, हल्दी, धनिया, ये सब क्या है, पेड़ पौधों से ही तो हमें प्राप्त हो रहे हैं। समझ में आ गया। इसी प्रकार से टॉफी के सेलफोन रैपर, यानी टॉफी के ऊपर, अरे चॉकलेट खाते हो नहीं खाते हो सभी, कोई चॉकलेट खाता है, कोई सुपारी खाता है, कोई क्या खाता है, तो वो जो रेपर बनता है, जो उसके ऊपर का जो कवर होता है, वो भी किससे निर्मित होता है, इन्हीं वनों के द्वारा। बीड़ियों के तेंदू के पत्ते, बीड़ी देखिए ना, बीड़ी, वो बीड़ी किससे बनी होती है, तेंदू के पत्तों की बनी होती है। कोई सोचते होंगे कि ये क्या होता है, कि बीड़ी जो पीते हैं लोग बड़े बड़े बूढ़े, वो तेंदू के पत्तों की बनी होती है। इसी प्रकार से गोंद, शहद, शहद तो सबको पता होगा मीठा होता है ना। अब ये, अब कह दो, कहोगे कि सर शहद का निर्माण तो मधुमक्खियां करती है, शहद वनों से। अरे मधुमक्खियां कहाँ रहती है, पेड़ पौधों पर ही तो रहती है, और उन्हीं से तो हम लोग शहद प्राप्त करते हैं। इसी प्रकार से कॉफी, चाय है, रबर है, रबर भी हमें वनों से प्राप्त किया जाता है, वनों से प्राप्त होता है। साथ ही चॉकलेट में इस्तेमाल होने वाला तेल जो साल के बीजों से निकलता है। देखिए चॉकलेट तो सभी खाते हैं, खाते हो ना। अब एक दो ये कहेंगे सर हम तो नहीं खाते, सबके सब झूठे हैं। स्कूल में आते थे तब अपने बैग में भरकर लेकर आते थे। अब उस चॉकलेट के निर्माण के लिए जो तेल उपयोग में लिया जाता है, वो तेल कौन से वृक्ष से निकाला जाता है, साल के वृक्ष से। साल वृक्ष के बीजों से ये तेल निकाला जाता है। खाल से चमड़ा बनाने में इस्तेमाल होने वाला चर्म शोधक टेनिन, यानी कि जानवरों की जो खाल होती है उसको उतार कर चमड़ा बनाया जाता है। अब ये तो नहीं कि हम जो जूते पहनते हैं, जो चप्पलें पहनते हैं, वो सीधा ही हमारे पास में सीधा उस चमड़े से बनकर आ जाती है, नहीं, वो चमड़ा पहले साफ होता है। अब उसको साफ करने में किसका उपयोग किया जाता है, टेनिन का, जो किससे प्राप्त होता है, वनों से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है, वनों से प्राप्त होता है। दवाओं के रूप में इस्तेमाल होने वाली जड़ी बूटियां, औषधियां हमें किससे प्राप्त होती है, वनों से, हमें नहीं भूलना चाहिए। और हाँ, बांस, जलावन की लकड़ी, घास, कच्चा कोयला, पैकिंग में उपयोग आने वाली वस्तुएं, ये सारी वस्तुएं हमें किससे प्राप्त हो रही है, वनों से प्राप्त हो रही है। अब आपसे कोई प्रश्न पूछ ले कि वनों से हमें क्या क्या प्राप्त होता है, तो उसका उत्तर ये है। देखिए फल फूल, पशु पक्षी एवं ढेरों दूसरी चीजें भी तो जंगलों से ही आती है। अमेजोन, अमेजोन, अमेजन, अमेजन नदी जो विश्व की सबसे बड़ी नदी मानी जाती है। कौन सी नदी मानी जाती है, विश्व की सबसे बड़ी नदी होती है। इस अमेजन नदी के पास में घने जंगल हैं। क्या है, घने जंगल, जहां पर कई प्रकार की प्रजातियों के पेड़ पौधे, वृक्ष पाए जाते हैं। तो विश्व में सबसे ज्यादा जैव विविधता, विश्व में सबसे ज्यादा जैव विविधता, आपसे प्रश्न पूछ ले कि विश्व में सबसे ज्यादा जैव विविधता कहाँ पाई जाती है, अमेजोन के जंगलों में। और अगर अब बात करें पश्चिमी घाट भारत की, तो भारत में देखिए, भारत के पश्चिम में देखिए इस प्रकार से ये भारत का दक्षिणवर्ती हिस्सा है, और यहाँ पर एक पर्वत श्रृंखला है जिसे सह्याद्री पर्वत श्रृंखला कहा जाता है, और इसे ही पश्चिमी घाट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पश्चिमी घाट। तो भारत में सबसे ज्यादा जैव विविधता पश्चिमी घाट सह्याद्री पर्वत श्रृंखला पर मिलती है। यानी यहाँ पर लगभग 500 अलग अलग प्रजातियों के पेड़ पौधे पाए जाते हैं। यहाँ के वनों में सबसे ज्यादा जैव विविधता पाई जाती है यहाँ के वनों में। देखिए वर्तमान समय में
वर्तमान समय में ये जैव विविधता लुप्त होती जा रही है। क्यों होती जा रही है? क्योंकि वनों का क्या हो रहा है? विनाश हो रहा है। पेड़ पौधों को काटा जा रहा है। अब काटेंगे तो नए कहाँ से आएंगे? तो जैव विविधता क्या हो रही है? नष्ट हो रही है। औद्योगिकीकरण के दौर में सन 1700 से 1995 के बीच 139 लाख वर्ग किलोमीटर जंगल, यानी 1700 से 1995 के बीच कितने जंगल साफ किए गए? 139 लाख वर्ग किलोमीटर जंगल साफ किए गए। वर्ग किमी जंगल साफ किए गए। जो पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? जो पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 9.3% है। और इसके अलावा उद्योगों के साथ साथ खेती बाड़ी, चारागाहों व ईंधन की लकड़ी के लिए भी वनों को क्या किया जा रहा है? साफ किया जा रहा है। तो इतना लिख ले क्या अभी? अरे लिख ले क्या इतना? तो अपनी हेडिंग डालिए आज की। हेडिंग डालिए। लेसन का नाम वन्य समाज और उपनिवेशवाद। डाल लिया सबने? अब सबसे पहला वनों से होने वाले लाभ या प्राप्त होने वाली वस्तुएं नोट करें। वनों से हमें क्या क्या प्राप्त होता है? अभी बताया था। इस लेसन का पहला प्रश्न ही यही है, ऐसे मान लेना। वनों से हमें क्या क्या प्राप्त होता है? तो देखिए, लकड़ी समझ में आ गया। और उसी लकड़ी से क्या बनाया जाता है? फर्नीचर, कोयला, रबर, चाय, कॉफी, मसाले, गोंद, शहद, चॉकलेट का तेल, जलावन लकड़ी, चमड़ा साफ चमड़ा साफ करने का चर्म शोधन टैनिन, औषधियाँ, जड़ी बूटियाँ,
प्राणवायु आदि। समझ में आ गया? ये वनों से प्राप्त होते हैं हमें। अब आगे पेड़ पौधे हमारी दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, लेकिन वर्तमान समय में बढ़ते औद्योगिकीकरण, जनसंख्या वृद्धि के कारण इनका क्या हो रहा है? विनाश हो रहा है। समझ में आ गई? आगे नेक्स्ट। विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता दक्षिणी अमेरिका के अमेज़न के जंगलों में पाई जाती है। नेक्स्ट, भारत में सर्वाधिक जैव विविधता पश्चिमी घाट पर्वत या सह्याद्री पर्वत श्रृंखला पर सह्याद्री पर्वत श्रृंखला पर पाई जाती है। नोट लगाकर लिखिए। विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी है। विश्व की सबसे लंबी नदी, सबसे लंबी नील नदी है। यहाँ कोष्टक में कर लेना दक्षिणी अमेरिका और यहाँ कर लेना अफ्रीका। अब कुछ कहेंगे कि सर भारत की भी बता दो, तो भारत की सबसे लंबी नदी
गंगा नदी है। अब एक दो और बोलेंगे कि सर सबसे बड़ी भी बता दो। नहीं, यहां पर सबसे बड़ी है, सबसे बड़ी नदी गंगा नदी है। भारत की सबसे लंबी नदी ब्रह्मपुत्र नदी है। कौन सी है? ब्रह्मपुत्र। ये आपके भूगोल वाले में किताब में भी आएगा, तब और विस्तार से बताऊंगा इनके बारे में। नोट कर लिया सबने? आगे देखिए, 1700 से 1995 तक 1995 तक कुल 139 लाख वर्ग किमी क्षेत्रफल के वन साफ किए गए जो विश्व के कुल क्षेत्रफल का 9% है। कितना प्रतिशत है? 9% है। नोट कर लिया होगा सबने? आगे चलें, आगे देखिए, वनों का, आपकी किताब में यही दे रखा है, वनों का विनाश क्यों। अब मैं इसी टॉपिक को अगर दूसरी भाषा में बोल दूं तो वन विनाश के कारण, यानी वनों के नष्ट होने के क्या कारण है, समझ में आ गया? तो देखिए, इसी को आगे मैं स्लैश लगा के लिख देता हूं, वनों का विनाश क्यों, या वन विनाश के कारण। समझ में आ गया? वनों का विनाश क्यों हो रहा है, वन विनाश के प्रमुख कारण क्या क्या है। तो देखिए, वनों के लुप्त होने की प्रक्रिया प्राचीन काल से ही चली आ रही है, ये कोई नवीन प्रक्रिया नहीं है। लेकिन पहले कम वृक्षों को काटा जाता था और अब वर्तमान समय में धड़ल्ले से वृक्षों को काटा जा रहा है। देखिए, वन विनाश की प्रक्रिया अति प्राचीन है। यह प्राचीन समय से ही चली आ रही है। अब एक दो ऐसे कहेंगे कि सर वन विनाश किसे कहते हैं? वनों का लुप्त हो जाना ही वन विनाश कहलाता है। वन विनाश कहलाता है। अब देखो, औपनिवेशिक काल के बारे में पढ़ रहे हैं ना हम,
तो औपनिवेशिक काल में भारत में वनों का विनाश किस प्रकार से हुआ, उसके क्या कारण थे, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए, अब हेडिंग लगाइए आगे। औपनिवेशिक काल में भारत में वन विनाश के कारण। मैं आपकी किताब के टॉपिकों को अलग अलग भाग में बांट रहा हूं ताकि आसानी से आप लोगों को समझ में आ जाए, नहीं तो खिचड़ी बन जाएगी। लिखवा तो दूंगा लेकिन खिचड़ी बन जाएगी ये सारे के सारे टॉपिक, इसलिए इनको अब अलग अलग कर रहा हूं। तो देखिए, औपनिवेशिक काल में वनों का विनाश किस प्रकार से हुआ भारत में। तो देखिए आगे, सबसे पहला इसका कारण था जमीन में बेहतरी के लिए अब इसी को मैं दूसरी भाषा में क्या कह सकता हूं कि लोगों को अलग अलग जगहों पर ज्यादा जमीन की आवश्यकता पड़ने लगी। क्यों पड़ने लगी? जनसंख्या बढ़ने लगी, इस कारण लोगों को निवास करने के लिए जमीन की आवश्यकता पड़ने लगी। अब जो वन क्षेत्र थे, जो पेड़ पौधे थे, उनको क्या किया जाने लगा? साफ किया जाने लगा। तो देखिए, पहले इसमें लिख लेते हैं, 1600 ईस्वी में भारत के कुल भूभाग के 6ठे भाग पर कृषि की जाती थी, जो वर्तमान में आधे यानी 1/2, और यहां पर मैं कह सकता हूं इस जगह 1/6, 1/2 आधे भाग पर पहुंच गई है। अब किस प्रकार से ये पहुंची? क्योंकि देखिए, जब जनसंख्या बढ़ी तो लोगों को खाद्यान्न की जरूरत पड़ी, अपनी आवश्यकताओं यानी रहने के लिए, निवास करने के लिए जमीन की जरूरत पड़ी। तो क्या हुआ? वनों को साफ किया गया। अब वनों को जब साफ किया गया तो उस स्थान पर खेती भी की गई और अपने रहने के लिए घर भी बनाए गए। समझ में आ गया? यानी पहले तो केवल 1/6, अरे मैं ये कहूं जैसे 100 है, 100 बीघा है, 6 का भाग दो, कितना रहेगा? 1, बच गए कितने? 4। यानी केवल 100 बीघा है तो केवल कितने भाग पर? 15 बीघा पर। और अभी वर्तमान समय में 100 बीघा है और 1/2 भाग पर हो रही है, तो कितने बीघा पर हो रही है? 50 बीघा पर। अब ये जो बाकी ऊपर का है, जो 35 बीघा, ये कहां से आया? ये वनों को नष्ट करके ही आया। समझ में आ गई? तो आगे नेक्स्ट बिंदु में अब इसका प्रमुख कारण क्या है? इसके प्रमुख कारण अग्रलिखित हैं। तो सबसे पहला क्या है? जनसंख्या
वृद्धि। दूसरा क्या है? खाद्य पदार्थों की मांग में वृद्धि। समझ में आ गया? अब नेक्स्ट देखिए, वनों को साफ करके खेतों की सीमाओं में वृद्धि की गई। अब ये जनसंख्या वृद्धि हुई, खाद्यान्न पदार्थों की मांग बढ़ी, फलस्वरूप खेतों की सीमाओं में यानी बड़े बड़े खेतों का क्या हो गया? निर्माण होने लगा। अब इसके और भी कारण है, तो मैं इसके नीचे लिख रहा हूं यहां पर इस बिंदु के कारण। तो देखिए, औपनिवेशिक शासन के दौरान व्यावसायिक फसलों, इन व्यावसायिक फसलों का नाम लिख रहा हूं, चाय, कॉफी, रबर, अफीम, नील और गेहूं खाद्यान्न फसल है। चाय, कॉफी, रबर, अफीम, नील, गेहूं की मांग में वृद्धि हुई, जिसके कारण किनका विस्तार किया गया? जिनके कारण खेतों की सीमाओं का विस्तार किया गया। अब इसी का दूसरा कारण, वनों को अनुपजाऊ माना गया और राजस्व व कृषि में वृद्धि के लिए इनका विनाश किया गया। किनका विनाश किया गया? वनों का विनाश किया गया। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा है? देखिए वापस बता देता हूं, वनों का विनाश क्यों हुआ? वन विनाश अति प्राचीन काल से, यानी प्राचीन काल से पेड़ों को काटा जा रहा है जैसे उनका कार्य हो रहा है काम में लेने के लिए। लेकिन वर्तमान समय में औद्योगिक विकास के परिणाम स्वरूप ये वन विनाश तीव्र गति से होने लगा। अब बात करें भारत की, तो भारत में पहले भी वनों को, पेड़ पौधों को काटा जाता था, लेकिन औपनिवेशिक शासन के दौरान ही पेड़ों को ज्यादा काटा क्यों गया था? तो इसका पहला कारण क्या है? जमीन में बेहतरी के लिए, यानी
ज्यादा से ज्यादा जमीन चाहिए जमीन में सुधार करने के लिए। इसके लिए क्या किया गया, देखिए क्या था, पहले 1600 ईस्वी में भारत के कुल भूभाग के 1/6 भाग पर कृषि की जाती थी, लेकिन वर्तमान समय में कितने भाग पर, 1/2 भाग पर कृषि की जाती है। वृद्धि हुई कृषि भूमि में। अब ये कृषि भूमि कहां से आई, इन वनों का विनाश करके, इन वनों के वृक्षों को काटकर ही कृषि भूमि में वृद्धि की गई। इसके प्रमुख कारण कौन कौन से हैं, इनके प्रमुख कारण अग्रलिखित हैं। तो देखिए यहां पर जनसंख्या वृद्धि, यानी कृषि भूमि में वृद्धि क्यों हुई, पहले तो जनसंख्या में बढ़ोतरी हो गई, दूसरा जनसंख्या बढ़ गई तो किसकी मांग बढ़ गई, खाने की मांग बढ़ गई, खाद्य पदार्थों की मांग बढ़ गई, तो दूसरा कारण ये। अब देखिए आगे नेक्स्ट, वनों को साफ करके खेतों की सीमाओं में वृद्धि की गई, यानी खेतों को लंबा और चौड़ा किया गया। क्यों किया गया, इसका भी कारण है। औपनिवेशिक शासन के दौरान व्यवसायिक, यानी इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हो गई, वहां कच्चा माल चाहिए था, भारत में भी उद्योग धंधे लग गए, तो इसलिए कच्चे माल के उत्पादन के लिए किसका विनाश किया गया, वनों का विनाश किया गया। अब यहां पर एक चीज और लिख देता हूं मैं, कपास, कपास भी तो फसल ही है, तो इनके उत्पादन के लिए किनका विनाश किया गया, वनों का विनाश किया गया और खेतों की सीमाओं का क्या किया गया, विस्तार किया गया। आगे देखिए, औपनिवेशिक शासन के दौरान अब अंग्रेज तो जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा पैसा इकट्ठा करना चाहते थे, उतना ज्यादा भारत को लूटना चाहते थे, तो वो ये मानते थे कि वन, ये जो पेड़ पौधे हैं ये किसी काम के नहीं है, इसलिए इनको क्या किया जाए, साफ किया जाए, इन पेड़ पौधों को क्या किया जाए, काटा जाए, जिससे क्या होगा, खेतों का निर्माण होगा, लोग फसल उगाएंगे, उससे हमें क्या प्राप्त होगा, राजस्व यानी कर प्राप्त होगा, उतनी ज्यादा कृषि होगी, जो खाद्यान्न पदार्थों की कमी चल रही है वो कमी पूरी हो जाएगी। इस प्रकार से ये रहा आपका औपनिवेशिक शासन के दौरान पहला कारण कि वनों का विनाश क्यों किया गया। आगे नेक्स्ट हमारा जो बिंदु है वो है दूसरा बिंदु, पहला तो हो गया था ना जमीन की बेहतरी के लिए, दूसरा है पटरी के स्लीपर निर्माण के लिए, पटरी के स्लीपर निर्माण के लिए वनों का विनाश किया गया। अब कोई कहेगा कि सर पटरी क्या होती है, स्लीपर क्या होता है, अरे आपने देखा होगा रेलगाड़ी, रेलगाड़ी की ट्रेन की पटरियां देखी है ना, इस प्रकार से दो ये होती है और इनके बीच बीच में, इनको बांधे रखने के लिए बीच बीच में ये जो लगाए जाते हैं, ये क्या होते हैं, इन्हें क्या कहा जाता है, स्लीपर। अभी वर्तमान समय में तो ये पत्थर के बनने लग गए, लेकिन जब रेलगाड़ी चली थी, ट्रेन का आविष्कार हुआ था, तो उस समय ये जो स्लीपर बनते थे ये किसके बनते थे, लकड़ी के। तब रेलगाड़ी चल रही है, रेलगाड़ी का आविष्कार हो गया है, ये पटरियां बिछानी है और इनके लिए स्लीपरों की आवश्यकता है, तो स्लीपर कहां से मिलेंगे, वनों से मिलेंगे, और इसके लिए क्या किया जाएगा, वनों को काटा जाएगा, पेड़ पौधों को काटा जाएगा। इनके लिए मजबूत लकड़ी चाहिए, क्योंकि इतनी मोटी, इतनी बड़ी, इतनी भारी ट्रेन जाएगी तो हल्की फुल्की लकड़ी होगी वो तो टूट जाएगी। तो जो भारी वृक्ष हैं, मजबूत जो वृक्ष हैं, मजबूत लकड़ी है, उसकी आवश्यकता इसमें पड़ने लगी, इसलिए वनों का विनाश किया जाने लगा, पेड़ पौधों को काटा जाने लगा। देखिए लिखिए, 19वीं सदी में रेल के आविष्कार के बाद पटरी बिछाने के लिए
स्लीपरों की आवश्यकता के कारण पेड़ों को काटा जाने लगा। पेड़ों को क्या किया जाने लगा? काटा जाने लगा। नेक्स्ट, स्लीपरों का निर्माण लकड़ी से ही होता है। ब्रिटेन में नौसेना के लिए जहाज निर्माण और पटरी के स्लीपर बनाने के लिए भारत से लकड़ी का निर्यात किया जाने लगा। 1850 के बाद भारत में रेल लाइनों के विस्तार के लिए जंगलों को साफ किया गया। अठारह सौ 50 के दशक में प्रति वर्ष मद्रास प्रेसिडेंसी में 35,000 वृक्ष काटे गए। नोट कर लिया होगा सबने। आज के लिए इतना ही, आगे नेक्स्ट अगली क्लास में करेंगे। तो धन्यवाद। जय नोबल, विजय नोबल।